हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर टिप्स पर। और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज परसेंटेज का भी पार्ट 10 हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके वो सवाल भले ही आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। और वो टाइप्स हमने पहले इसलिए कवर की हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो सके, आपको ये पता लग सके कि भाई कैसी स्थिति में हम इसको किस तरीके से परिवर्तित करते हैं और किस तरीके से हमें करना चाहिए। क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या क्या हो सकती है वो सब कुछ हमने सीखा है। तो आज की क्लास बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि आज हम इस परसेंटेज चैप्टर में एक नया ही टाइप पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो परसेंटेज की रियल क्लास आज से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि पहले वाली जो क्लासें थी वो कोई रियल नहीं थी, वो भी वो क्लासें थी जो एक छोटे स्तर के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाली थी। लेकिन यहां हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और उस टाइप में थोड़े से मेजर क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं कि किस किस टाइप से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस टाइप में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको इस टेबल का रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं हर क्लास में कहता हूं कि ये जब तक ये टेबल आपको कंटेस्ट याद नहीं हो जाती हैं, इसके मल्टीपल आपको याद नहीं हो जाते हैं। जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हमने मल्टीपल निकालने सीखे थे, वो सब कुछ अगर आप कवर करते हैं तो ही परसेंटेज कवर होगा। और ये टेबल जो है वो परसेंटेज चैप्टर का लगभग 90% कवर करती है। ये चीज भी आपको मान लेनी चाहिए। अगर ये टेबल कंटेस्ट होती हैं, इसके अपन मल्टीपल निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं टाइप। तो टाइप हम चेंज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये पूछ लूं कि भाई अगर मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, इसको मैं किस किस तरीके से बोल सकता हूं या किस किस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं या आप मुझे कैसे बता सकते हैं, वो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई आप इसको ये कह सकते हो कि सर ये 100 का 1/10 है। बात सही है, 100 का 1/10 है। फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये 1 का 10 गुना है। ये बात भी सही है। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये 5 का 2 गुना है। ये भी तो कह सकते हो। कह सकते नहीं कह सकते? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास है एक्चुअल में 10 रुपए ही, लेकिन इसको बताने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं। मैं किस किस तरीके से ये बता सकता हूं कि मेरे पास 10 रुपए है। बात आ गई समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर मेरे जेब में 10 रुपए है या मुझे किसी बात को बताना है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100 का 1/10 है। दूसरा मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 का 10 गुना है। इसी बात को इस टाइप से भी कह सकते हैं कि 5 का 2 गुना है। कोई ये कहेगा कि सर 20 का आधा भी तो है। हाँ, है 20 का आधा। तो कहने का मतलब यह है कि हम एक ही बात को कितने तरीके से वापस कह सकते हैं, उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वो चीजें यहां हम सीखेंगे। यानी ये नहीं है कि हम सवालों को कितने तरीके से कर सकते हैं, खैर वो तो एक अलग पार्ट हो गया कि हम सवालों को भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहां जो सवाल करने वाले हैं उसमें यह है कि अपन जो है, जो डेटा अपने को दिया हुआ होगा उसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ये सब यहां हम सीखेंगे। आ गई बात समझ में? चलो बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, इसी से हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा पैरों की संख्या 820 है। कुल खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई 280 है कुल सिरों की संख्या। इट मीन्स चाहे जानवर हो चाहे कोई मानव हो, उसके सिर तो एक ही होगा। यानी ये कह सकते हैं कि 280 जानवर होंगे टोटल। किसके पैर ज्यादा है किसके कम है, इससे इस पे भी अपन जा ही नहीं रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। हमें तो ये देखना है कि ये जो 280 दे रखा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 280 जानवर तो होंगे ही? भाई एक जानवर के एक सिर तो होगा। अब एक सिर होगा इसका मतलब 280 जानवर हमारे पास है। कहां है? चिड़ियाघर में। तो क्या जानवरों की संख्या 280 है? सबसे पहले तो मैं इसको डिटेल बता देता रहा हूं, ठीक है ना? डिटेल से मैं बता रहा हूं कि किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो 280 जानवर हैं तथा पैरों की संख्या 820 दे रखी है। कौन कौन है? कुछ तो खरगोश हैं और कुछ क्या है? कबूतर हैं। कुछ तो क्या है? खरगोश हैं और कुछ क्या है? कबूतर हैं।
तो मैंने मान लिया कि माना ये आपके कबूतर हैं और ये आपके खरगोश हैं, दो ही प्रकार के जानवर हैं चिड़ियाघर में, कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। मान लिया कि कुछ कबूतर हैं, इसका मतलब मैंने मान लिया कि कबूतरों की संख्या x है। कबूतर क्या है? x है। तो जब कबूतर x है और टोटल 280 है, तो क्या खरगोश 280 माइनस x रह जाएंगे? क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? कुल कबूतरों की जो संख्या है वो 280 है, सॉरी कुल जानवरों की संख्या 280 है, उसमें से हमने मान लिया कि कबूतर क्या है? x है। तो खरगोश कितने रह गए? 280 माइनस x। अब आप ये देखोगे कि भाई कबूतर के जो है वो दो ही पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? दो ही पैर होते हैं। और खरगोश के कितने पैर होते हैं? बोले जी 4 होते हैं। कितने होते हैं? बोले जी 4 होते हैं। तो आप ये देखोगे कि भाई कबूतरों के कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई? बोले जी 2x हो गई। अगर मैं बात करूं खरगोश के पैरों की संख्या, तो आप इसको 4 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 मिनट रुकना भाई, ये क्या दिक्कत कर रहा है। इसको जैसे आप 4 से गुणा करते हैं, 0 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1120, और ये माइनस का 4x। इन तीनों को अगर अपन जोड़ते हैं, दोनों को अगर जोड़ते हैं, तो ये संख्या आपकी दे रखी है 820, यानी कुल पैरों की संख्या आपको कितनी दे रखी है? 820। ठीक है। अब देखो, आप इस 2x और 4x को जोड़ोगे तो क्या माइनस का 2x आएगा? इस 1120 को आप इधर ले जाओगे तो 1120 में से अगर 820 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले जी माइनस का 300 बचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? 300 अगर बचेगा तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से अगर आप काटते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150। अब x किसको माना था हमने? बोले जी हमने कबूतरों को माना था। तो कबूतरों की संख्या कितनी आ गई? बोले जी 150। जब 280 में से कबूतरों की संख्या 150 आ ही चुकी, तो खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी? बोले जी 130। यानी खरगोशों की संख्या कितनी हो गई? 130, और कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 150। तो आपसे सवाल में पूछा क्या है कि कुल खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो खरगोश की संख्या कितनी है? 130। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये बता दो एक बार। आ गई समझ में? चलो, अब ये तो बात हो गई कि हम इसको डिटेल कर रहे थे, वो वाली बात। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है? अगर मान लो यही सवाल वापस से आपका एग्जाम में घूम फिर के आ जाता है, तो हम एग्जाम में इस सवाल को कैसे उड़ाएंगे ये देखना है। वही बात मैंने शुरू में बताया कि मेरे पास अगर 10 रुपए हैं तो उसको मैनिपुलेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, है ना? तो ये तो था हमारा डिटेल्ड। अब हम चलते हैं इस पे कि कुछ और देखते हैं कि और किस किस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि भाई कुल जानवरों की संख्या है 280। कुल जानवरों की संख्या कितनी है? 280। यहां कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं। देखो, मैं सवाल को इस टाइप से बता रहा हूं कि आगे के सवालों को हम डिटेल नहीं करेंगे, और ना मैं इतने मेथड बताऊंगा। मैं इसी में आपको जो भी 2-3 जितने मेथड बनते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। अब आप ये देखोगे कि भाई 280 जानवर हैं, जिसमें से कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश हैं। ये बात हमने रख दी है यहां। अब कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 280 तथा पैरों की संख्या 820 है। अब आप ये जानते हो कि कबूतर के तो पैर 2 ही होते हैं, बात सही है क्या? और खरगोश के पैर 4 होते हैं। खरगोश के पैर 4 होते हैं। तो क्या इस 4 को मैं 2 + 2 लिख दूं? कोई दिक्कत यहां तक? अब आप ये देखोगे कि भाई 2 पैर तो कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के भी हैं। 2 पैर कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के भी हैं। हालांकि पैर उसके 4 हैं, लेकिन उस पे अपन आगे चलेंगे। सिर्फ इतना समझो फिलहाल के लिए कि कबूतर के भी 2 पैर हैं और खरगोश के भी कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। अब अगर 2 पैरों से हम देखें तो इसको 280 से अगर आप गुणा करते हैं तो यह आता है आपका 560। 560, जबकि कुल पैरों की संख्या 820 दे रखी है। जबकि पैरों की संख्या अपने पास आई कितनी है? 560। किस बिहाव पे? कि जब हम इसके 2-2 पैर ले रहे हैं। भाई हमारे पास कुल पैरों की संख्या कितनी है? बोले जी 820 है। कितनी है? 820 है। और हमारे पास आई कितनी है? बोले जी 560 आई है। तो कितने पैर रह गए? आप देखोगे 0 2 7 2 220, ओ सॉरी 260, है ना? अब आप ये देखोगे कि भाई ये 260 जो है एक्चुअल में क्या है कि 820 पैर थे, है ना? लेकिन हमारे पास अगर हम 2-2 पैर मान के चलते हैं तो पैरों की संख्या आ गई 560, लेकिन एक्चुअल में होनी 820 चाहिए। तो कम कैसे पड़ी? कम इसलिए पड़ी क्योंकि हमने खरगोश के 2 पैर कम लिए हैं। खरगोश के 2 पैर कम लिए हैं। जैसे ही खरगोश के 2 पैर हम बढ़ा देंगे तो खरगोशों की संख्या आ जाएगी।
यानी आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 130। तो खरगोशों की संख्या कितनी आ गई, बोले जी 130। खरगोशों की संख्या कितनी आ गई 130। और कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोले जी 280 में से 130 जाएगा तो 150 कबूतरों की संख्या हो जाएगी। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसको और किसी और तरीके से और करते हैं। देखो कैसे, यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब क्या है कि पहले हमने कबूतर लिए हैं, अब हम खरगोश लेते हैं। क्या करेंगे, हम खरगोश लेते हैं। अब यहां तो ये तो आ गया आपके खरगोश और ये आ गए आपके कबूतर। ठीक है, दो ही प्रकार के जानवर थे। कुल जानवरों की संख्या 280 है ही है। अभी कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 280 तथा पैरों की संख्या 820 है। कुल खरगोशों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब आप ये देखो कि भाई खरगोश के पैर कितने होते हैं, बोले जी 4। लेकिन कबूतर के तो पैर 2 ही होते हैं। लेकिन क्या मैं इसको 4 - 2 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी सर लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। भाई बात तो वही है, पैर तो उतने ही आ रहे हैं। यहां भी देखोगे तो पैर खरगोश के इतने ही है। इससे पहले जो टाइप हम मेथड जो हमने देखा था उसमें हमने क्या किया था, 2 + 2 किया था। यहां मैंने अब की बार घटा दिया है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि भाई खरगोश के अगर 4 पैर हैं तो 280, 4 पैर खरगोश के भी हैं तो 4 पैर कबूतर के भी हैं। बात सही है। अगर हम 4 पैरों का कैलकुलेशन करें तो 280 से जैसे आप इसको गुणा करवाते हैं ये आ जाएगा 0, 8 चौक 32, 3 और 8 दूनी 16 और 3 सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11, 1120 पैर आ गए। जबकि एक्चुअल में पैर थे कितने, बोले जी 820। तो आ गए कितने, बोले जी 1120। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 और 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी 300 पैर जो है वो ज्यादा आ गए। जबकि आने कितने थे, 820। ज्यादा क्यों आ गए, बोले जी हमने कबूतरों की जो है वो पैरों की संख्या 2 घटाई नहीं है। यानी कबूतरों के जो पैरों की संख्या जो है वो 2 ज्यादा है, इस वजह से ये पैरों की संख्या ज्यादा आई है। तो क्या हम इस कबूतर के 2 पैर को हटा दें? कबूतर के 2 पैर को जैसे आप हटाओगे तो 150 आ जाएगा। यानी कबूतरों की संख्या कितनी आ गई, बोले जी 150 आ गई। और खरगोशों की संख्या 150 से लेस करोगे तो 130 आ जाएगी। बात समझ में आई क्या? भाई यहां ज्यादा किस लिए हो रही थी, क्योंकि कबूतरों की पैरों की संख्या एक्चुअल में होती 2 है, लेकिन हमने जो है 4 मान ली थी। तो वो 2 तो घटाना ही पड़ेगा ना, इन 2 पैरों की वजह से तो हुआ। अब एक पैर को, एक कबूतर अगर लाना है तो 2 पैर हटाने पड़ेंगे। तो जैसे 2 का भाग दिया, कबूतरों की कुल संख्या आ गई 150। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो आपका जवाब आया जी गुरुजी बहुत बढ़िया समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे कि भाई किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखें आप, कुल जनसंख्या कितनी है, बोले जी 6000 है। ठीक है, यहां मेल और यह आपका आ गया फीमेल। मेल की संख्या कितनी है, बोले जी 5% है और फीमेल की जो है वो 9% है। एक्चुअल में क्या है, 9% है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5% और प्लस के 4%? लिख सकते हैं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये देखा कि भाई मेल भी 5% है और फीमेल भी 5% है, अगर मैं इन 5% की वैल्यू निकालता हूं तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो आपने कहा जी 6500 हो जाएगी। कब, अगर इतनी इतनी वृद्धि होती है तो 6500 की जनसंख्या हो जाएगी। जबकि वर्तमान जनसंख्या कितनी है उसकी, 6000 है। तो क्या मैं इसमें से 6000 लेस कर दूं? तो आप कहेंगे जी 500 की जनसंख्या बढ़ चुकी है। जनसंख्या एक्चुअल में बड़ी कितनी है, बोले जी 500 बड़ी है। अब आप ये देखोगे 6000 का 5% जो बढ़ोतरी आ रही है मेल और फीमेल दोनों को मिला के, मेल भी 5% तो फीमेल भी अपन 5% ही ले रहे हैं। इस 4% को एक बार के लिए होल्ड कर दो आप। भाई अगर हम इनका केवल 5% वृद्धि ही लेते हैं तो आप ये देखोगे कि 6000 का 5%, इस परसेंट के चिन्ह से क्या मैं 2 जीरो उड़ा दूं? अरे भाई इस परसेंट को अगर मैं यहां लगाऊंगा नीचे 100 तो भी तो 2 जीरो उठाने हैं। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप जगह जगह जो है ना बाई 100 नहीं लिख सकते। जैसे आपने परसेंट देखा, हटा दो उसको। तो भाई आ गया कितना इसका 5%, तो बोले जी 300 आ गया। 300 आ गया कब, जब ये जनसंख्या वृद्धि 5% हो रही है। जबकि एक्चुअल में हुई कितनी है, बोले जी 500 हुई है। एक्चुअल में कितनी हुई है, 500। तो यहां 300 अगर आप लेस करते हो तो ये आ जाएगी आपके पास 200।
अब ये एक्चुअल में 200 कम हो गई, जनसंख्या होनी चाहिए थी 500, लेकिन हुई कितनी है 200। 200 कम पड़ गई ना। 200 कम किस लिए पड़ी, क्योंकि हमने फीमेल का 4% नहीं लिया। अभी फीमेल का क्या नहीं लिया, 4%। तो फीमेल, इसमें हिस्सेदारी ज्यादा है फीमेल की, तो फीमेल का 4%, फीमेल का 4%। अब इस परसेंट के चिन्ह को अगर आप हटाते हो तो बाई 100 लिख दूं, ये किसके बराबर है 200 के। भाई इसी की वजह से तो कम पड़ रहा है, ये 200 के बराबर है। तो आप देखोगे 4 से अगर आप काटते हो, 4 पंजे 20, यानी 50 बार चला जाएगा, तो फीमेल कितना आ जाएगा, ये 100 उधर गुणा हो जाएगा तो 5000 आ जाएगा। फीमेल कितनी आ गई 5000। तो फीमेल अगर 5000 आ गई, कुल जनसंख्या 6000 थी स्टार्टिंग में यानी वर्तमान में, तो अब मेल की संख्या कितनी हो गई, बोले जी 1000 हो गई। मेल की संख्या कितनी हो गई, बोले जी 1000 हो गई। बात समझ में आ गई। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोले जी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों की वर्तमान संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अब कोई ये कहेगा कि नहीं सर हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई, हमें तो किसी दूसरे तरीके से और बताइए। चलो भाई कोई बात नहीं है, पहले हमने मेल लिया है, अब इस बार हम फीमेल ले लेते हैं। भाई तरीके तो सारे समझ में आने चाहिए ना। तो अब हम जो है यहां क्या ले रहे हैं, बोले जी पहले आप फीमेल ले लो सर। कोई बात नहीं है, यहां हमने फीमेल लिया और ये आपका मेल है। फीमेल जो है वो 9% की दर से आगे बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये आपका 9% आ गया। और मेल जो है वो 5% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी जनसंख्या में जो है वो मेल की जो पुरुषों की जो है वो भागीदारी कितनी है 5% है। तो क्या मैं इसको 9% और माइनस का 5% लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत? तो आपका जवाब है जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आप ये देखोगे कि भाई जनसंख्या वृद्धि में मेल और फीमेल मिला के 9% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर 9% की वृद्धि कर रहे हैं तो आप 6000 का 9% निकालोगे, 6000 का 9% निकालोगे, परसेंट के चिन्ह से 2 जीरो हट गए, 9 6 54 यानी 540। एक्चुअल में देखा जाए तो 9% की वृद्धि होते ही 540 हो गया, जबकि जनसंख्या बढ़ी कितनी है, बोले जी 500 ही बढ़ी है, यानी ये 540। तो आप ये देखोगे कि 40 ज्यादा बढ़ गई। किस वजह से बढ़ गई, इसलिए बढ़ गई क्योंकि मेल की जो है वो एक्चुअल में, सॉरी यहां हम कर देते हैं 4%। मेल की जो है वो एक्चुअल में बड़ी 5% ही थी, लेकिन हमने ले क्या लिया 9%, तो ये 4% वापस लेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप ये देखोगे कि ये 40 जो है वो ज्यादा बड़ी है, 40 की जनसंख्या ज्यादा हो गई हमारे, जबकि होनी कितनी चाहिए थी 500। तो ये जो 40 है, इस 40 ये किस वजह से हुआ, बोले जी मेल की हमने 4% जनसंख्या ज्यादा ली है, ये घटानी पड़ेगी। तो ये देखोगे कि एम यानी मेल का 4%, मेल का 4%, 4 गुणा 4/100, और ये किसका है मेल का। तो आप ये देखोगे 4 से अगर आप काटते हो तो 10 बार चला जाएगा, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो मेलों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, बोले जी 1000 आ जाएगी। तो मेल जब 1000 है और कुल जनसंख्या 6000 थी, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, बोले जी 5000 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप देखोगे तो सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कितनी है जनसंख्या, बोलिए जी जनसंख्या है 5000। जनसंख्या कितनी है 5000। यहां से अगर आप देखते हैं तो मेल कितने हैं, तो आप कहेंगे जी बोलिए जी 6% है। मेल कितने हैं, बोले जी 6% है मेल, और ये आपका फीमेल, ये 6% है और ये 14% है। फीमेल जो है वो 14% है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 6% प्लस का 8%? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फायदा ये होगा कि हम जो है इस जनसंख्या का 6% मेल और फीमेल की जनसंख्या का पूरा निकाल सकते हैं, जिसमें मेल भी बढ़ेगा और फीमेल भी बढ़ेगी। भाई इतना परसेंट तो मेल भी बढ़ेगा और फीमेल भी बढ़ेगी। अब रही बात 8% की, तो 8% हम आगे देख लेंगे। कैसे देखेंगे, देखो इस 5000 का 6% यानी परसेंट के चिन्ह से 2 जीरो हट गए, तो 6 पंजे 30 यानी 300 हो गए। अब हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई 5540 हो चुकी है, जबकि एक्चुअल में संख्या कितनी थी 5000। तो जैसे ही आप इसमें से 5000 लेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुल जनसंख्या वृद्धि हुई है 540 की, 540 की। जब जनसंख्या वृद्धि 540 की हुई है एक्चुअल में, और हमारे पास केवल 6% से हम देख रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि हुई है 300 की। तो कम कितना पड़ा, बोले जी 240 कम पड़ गए। क्यों कम पड़ गए, क्योंकि हमें फीमेल के 8% भी लेने हैं। फीमेल के 8%
जिसकी वजह से ये 240 कम पड़े हैं, यानी फीमेल गुणा 8% यानी 8/100। तो आप काटोगे तो 8 या 24 यानी 30, और फीमेल कितना आ जाएगा, 100 से उधर गुणा हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो फीमेल की संख्या कितनी आ जाएगी, बोले जी 3000 आ जाएगी। जब फीमेल की 3000 आ गई, टोटल 5000 थी, तो मेल की कितनी आ जाएगी, बोले जी 2000 आ जाएगी। हमें पूछा किसका है, पुरुषों की वर्तमान संख्या, तो कितनी आ जाएगी, बोले जी 2000 आ जाएगी। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, अब आप जो है इसको इस तरीके से मैनिपुलेट भी करोगे। किस तरीके से, इधर अगर आप फीमेल लेते हो और इधर आप मेल लेते हो, तो ये हो जाएगा आपका 14%, और इधर क्या करोगे, 6% ही चाहिए मेल का, तो क्या करोगे, माइनस का 8% करोगे। 14% और माइनस का 8%। तो इस मेथड से सवाल को आप करोगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अब देखिए भाई, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाएगी। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे कि ये सवाल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है? तो इस सवाल को करेंगे आप, ये लिख लीजिए HW में, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ही तरीके के हम 2 सवाल से ज्यादा करेंगे तो हमारी मूर्खता होगी ना, नए सवाल भी तो सीखने हैं। चलो भाई, अब आप ये देखोगे कि भाई सवाल हमसे लंबा चौड़ा दे तो दिया, कह भी ये रहा है कि 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियां फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल 11,500 किताबें थी। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि गैर फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? अब आप ये देखोगे कि भाई 2010 की हम बात करें तो कुल किताबें कितनी थी, बोले जी 11,500 थी। 11,500 किताबें थी टोटल, है ना, फिक्शन की और नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन की, तो फिक्शन की आप देखोगे तो फिक्शन में जो है वो 10% की वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि कर दी हमने। और यहां आप नॉन फिक्शन में देखोगे तो 12% की वृद्धि हो रही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10% और प्लस का 2%, लिख सकते हैं ऐसा। इतनी तो वृद्धि हुई है, 12% इसमें हुई है, 10% इसमें हुई है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इनका अंतर कितना है, मतलब बड़ी कितनी है 2010 से 2015 में, यानी 5 साल में बड़ी कितनी है। तो आप ये देखोगे 12,760 किताबें बढ़ गई, 12,760 बढ़ गई, जबकि थी कितनी, बोले जी 11,500 थी। घटा दो इनको, 11,500 अगर आप घटाते हैं तो ये आ जाएगा 0, 6, 2 और 1, यानी 1260 किताबें बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई भाई, 1260। तो अब आप ये देखोगे कि भाई 11,500 थी, इसके 10% में फिक्शन किताबें भी बढ़ रही है और नॉन फिक्शन भी बढ़ रही है, जबकि कुल किताबें कितनी थी, 11,500 थी। तो इन सभी का हम 10% निकाल लेते हैं, उसमें फिक्शन भी आ जाएगी और नॉन फिक्शन भी आ जाएगी। तो 10% जैसे आप निकालोगे 11,500 का, क्या अब बारी बारी से बच्चों की तरह निकाल के दिखाना जरूरी है क्या? चलो कोई नहीं, 11,500 का अगर आप 10% निकालते हैं तो परसेंट से ये शून्य कैंसिल हो गया, ये 10 यहां चिपक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1150। 1150, ये 1150 एक्चुअल में हाया किस वजह से है, कम क्यों पड़ गई ये किताबें? कम इसलिए पड़ गई क्योंकि हमने नॉन फिक्शन की 2% नहीं ली है, नॉन फिक्शन की हमने 2% नहीं ली है। तो आप ये देखोगे कि भाई अगर हम इसको घटाते हैं तो कितनी कम पड़ी, 0, 1 और 1, 110। 110 किताबें हमारे पास कम पड़ गई, किस वजह से कम पड़ी, इस 2% की वजह से। तो ये नॉन फिक्शन की 2% किताबें जो है, यानी 2/100, ये इसकी वजह से 110 कम पड़ गई। 2 से अगर आप काटते हो तो 55 आ जाएगा, 55 को आप 100 से गुणा करते हो तो नॉन फिक्शन किताबों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 5500। नॉन फिक्शन कितना आ जाएगा, 5500। तो नॉन फिक्शन किताबों की संख्या आ जाएगी 5500। जब नॉन फिक्शन 5500 आ गया और कुल किताबें 11,500 थी, तो क्या फिक्शन किताबें कितनी रह जाएगी, बोले जी 6,000 रह जाएगी। फिक्शन कितना रह जाएगी, बोले जी 6,000 किताबें फिक्शन की रह जाएगी। अब देखो सवाल में ट्विस्ट क्या है, जबकि गैर फिक्शन श्रेणी में, अब आपका तो आंसर ये आ जाना चाहिए ना, हमने हमारे से ये पूछा गया है कि कितनी फिक्शन किताबें थी, तो आपका जवाब 6,000 आ जाना चाहिए, 6,000 आना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल में 6,000 आपका आंसर नहीं आएगा। अगर आप इसको टिक करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है अगर आप इसको टिक करते हो तो, क्योंकि सवाल में आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। सवाल आपसे आगे ये कह रहा है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। ये तो बात थी 2010 की, ये बात किसकी थी, 2010 की। हमसे पूछ किसकी रहा है, 2015 की। तो 2015 की हमें निकालनी है। अब आप ये देखो कि फिक्शन जो किताबें थी फिक्शन श्रेणी की, वो उसमें पर ईयर वृद्धि हो रही है 10% की, पर ईयर क्या हो रही है, 10% की। तो ये 6,000 किताबें तो है जो है ही है,
ये 6000 किताबें तो फिक्शन की होगी होगी, लेकिन ये वर्तमान आ गई, यानी 2010 की आ गई 6000 किताबें तो, लेकिन हमें निकालनी किसकी, 2015 की, यानी 6000 किताबें तो होगी होगी, इस 6000 का 10% और निकालना पड़ेगा, यानी 6000 गुणा 10%, यानी 10/100 काटोगे तो 600 आ जाएगा। तो 6000 प्लस 600, 6000 प्लस 600, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6600। तो फिक्शन की 2015 में किताबें कितनी हो गई, बोले 6600 हो जाएगी, आपका आंसर आएगा बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई? अरे भाई अगर हमें वर्तमान की निकालनी होती तो हमारा 6000 आंसर आ जाता, लेकिन ये कह रहा है कि 2015 की निकालनी है भाई साहब आपको, तो 2015 की हम निकालेंगे तो 10% की वृद्धि हर साल हो रही है, तो 6000 जब वर्तमान में थी यानी 2010 में थी तो उसका 10% हमने फिर से निकाला तो वो कितनी आ गई, बोले जी 600 आ गई। तो अब जो है वो 2015 में वो फिक्शन की किताबें 6000 तो 2010 में थी और 600 और बढ़ गई, यानी कुल किताबें कितनी हो गई, बोले जी 6600 हो गई। बात समझ में गई? चले बढ़े आगे, चलो भाई बढ़ो भाई। अब देखो आप, कह रहा है जी एक आदमी ने 16,000 रुपए दो व्यक्तियों से उधार लिए, एक को 6% ब्याज और दूसरे को 10% ब्याज दिया। एक वर्ष में उसने 1120 रुपए ब्याज दिया, वह 10% दर पर कितना उधार लेता है। देखो जब भी हम ये सीआई एंड एसआई का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मेथड कुछ और जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो मेथड सीखे हैं अब तक उसी से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे उसमें इन सवालों को अलग तरीके से करेंगे अपन, तब आपके पास एक मेथड तो ये होगा और दूसरा मेथड उस समय भी होगा जो हम उस समय करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, एक आदमी ने 16,000 दो व्यक्तियों से उधार ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 16,000 रुपए। दो व्यक्ति ले लिए, यानी पहला व्यक्ति एक्स और दूसरा वाई है, दो व्यक्ति ले लिए। एक को इसने 6% ब्याज दिया और दूसरे को 10% दे दिया। एक को तो इसने 6% दे दिया और दूसरे को 10% दे दिया, यानी क्या मैं इसको 6% प्लस का 4% लिख सकता हूं? किसी को दिक्कत? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि एक वर्ष में उसने 1120 रुपए ब्याज दे दिया, 1120 रुपए ब्याज दे दिया, वह 10% दर पर कितना उधार लेता है। 10% दर मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? वाई की निकालनी है, क्योंकि 10% तो इसी का है। आगे बात समझ में? तो 1120 रुपए उसने ब्याज दे दिया। अब आप ये देखोगे कि भाई 16,000 का एक्स और वाई दोनों मिलकर 6% के हिसाब से ब्याज कितना दे देंगे, तो आप कहेंगे जी 16,000 का 6%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 0 6 छंग 36 3 6 960 रुपए, जबकि एक्चुअल में ब्याज लगा कितना है, बोले जी 1120। 1120 रुपए एक्चुअल में ब्याज दिया है उसने और देना 6% के हिसाब से दिया कितना है, बोले जी 960। तो भाई ब्याज कितना कम दिया उसने, 0 12 में 6 गया 6 और 10 में से 9 गया 1, 160। क्या सही कर रहे हैं हम? 2 1 9 2 11, 160, ठीक है। अब जब 160 रुपए ब्याज के कम दिए हैं, वो किस वजह से कम दिए हैं, बोले जी ये जो वाई नाम का व्यक्ति था ना जिसको 10% ब्याज देना था, उसके हमने 4% तो जोड़े ही नहीं है और इसी वजह से वो 960 रुपए दे पाया दोनों मिलकर, जबकि उन दोनों को मिलकर देना कितना चाहिए था, बोले जी 1120 देना चाहिए था। तो इसके 4% वैल्यू निकाल दो, वाई का 4%, वाई का 4%, 4/100, इसकी वजह से तो ये कम जा रहा है ब्याज। तो 4 से अगर आप काटते हो 4 चौक 16, 100 से गुणा करते हो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4000। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 4000। तो 4000 रुपए तो इसने दे दिए, वाई नाम के व्यक्ति ने। जब 4000 इसने दे दिए तो इसने कितने दिए होंगे, बोले जी 12000। बोले जी 12000। हमसे सवाल में पूछा क्या है, बोले जी वह 10% दर पर कितना उधार देता है। तो 10% कौन देता है, बोले जी वाई देता है। तो कितना उधार देता है, बोले जी 4000। तो 4000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखते हैं तो आपसे सवाल ये कह रहा है कि एक व्यापारी एक हाथ घड़ी, एक रिस्ट वॉच एंड एक वॉल क्लॉक घड़ी खरीदता है। उन दोनों की कीमत 390 रुपए है। वह उन्हें बेचने पर हाथ घड़ी पर 10% लाभ कमाता है तथा दीवार घड़ी पर 15% लाभ कमाता है। वह दोनों पर 51.5 रुपए कमाता है, तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। सवाल अच्छा है, देखिए। एक व्यापारी है जो दो प्रकार की घड़ियां खरीदता है। कितने में खरीदता है, 390 में। 390 रुपए में उसने हाथ की घड़ी खरीदी है। कहां है, हाँ, हाथ की घड़ी, हाथ घड़ी
और दूसरा उसने खरीदा है वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, दीवार घड़ी। ठीक है, कह रहा है जी वह उन्हें बेचने पर हाथ घड़ी पर 10% लाभ कमाता है। देखो प्रॉफिट और लॉस जब पढ़ेंगे तो वो तरीका अलग होगा, यहां हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। 10% का लाभ कमा रहा है, दीवार घड़ी पे वो 15% का लाभ कमा रहा है, यानी 10% प्लस का 5% लिखो तो आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब अगर हम बात करें कि भाई हाथ घड़ी पे भी 10% कमा रहा है और दीवार घड़ी पे भी 10%, तो एक बार तो कमा ही रहा है। हालांकि दीवार घड़ी पे 15 कमा रहा है, लेकिन हम ये मान के चले कि 10-10% तो दोनों पे कमा रहा है वो। ठीक है, 10-10% जैसे ही दोनों पे कमाएगा तो आप ये देखोगे 390 का 10% आप देखोगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी टोटल उसको प्रॉफिट कितना हुआ, बोले जी 39 रुपए हो गया। जबकि सवाल ने हमसे कहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 51.5, 51 रुपए और 50 पैसे, मिला कितना है 39। तो क्या कहेंगे जी आप, 5 तो है जो है ही है, और 11 में से 9 2 और 4 में से 3 1, 12.5 रुपए का प्रॉफिट उसको अभी भी कम हुआ है। एक्चुअल में प्रॉफिट उसको 51.5 होना चाहिए और 10% के हिसाब से हुआ कितना है 39, तो अभी भी उसके प्रॉफिट में 12.5 यानी 12.5 रुपए फिर कम पड़ गए। तो वो कम किसकी वजह से पड़े, बोले जी दीवार घड़ी के 5% हमने लिए नहीं है। तो दीवार घड़ी का 5% यानी 5/100 की वजह से 12.5 रुपए कम मिले हैं अब तक। 5 से अगर आप काटते हो तो 25 पंजे 125 यानी 0.25, 12.5, 5 दूनी 10, सॉरी और 5 25, तो आप इसको जैसे ही गुणा करोगे तो दीवार घड़ी का जो है वो मूल्य आ जाएगा 250। भाई एक शून्य से तो ये हट ही जाएगा ना, और एक जीरो उसके चिपक जाएगा। तो दीवार घड़ी पे उसने प्रॉफिट लिया कितने का, 250 का, ये 250। जब इस पे इसने 250 रुपए कमाए हैं तो 250 इसमें से लेस कर दो, कितना रह जाएगा, बोले जी 100, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 140। 140 रुपए जो है वो उसको हाथ घड़ी पे प्रॉफिट मिलेगा और 250 रुपए उसको दीवार घड़ी पे मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आंसर ये नहीं आएंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है, तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी 250 में से अगर 140 जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, 5 में 4 गया 1 और 2 में से गया 1, 110 रुपए आपके पास इन दोनों का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 110 आपका। डी आपका क्या हो जाएगा, बोले जी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 30,000 रुपए उधार लेता है, वह कुछ भाग 12% पर तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष के बाद 36,480 रुपए का भुगतान करता है तो 12% पर लिया गया ऋण क्या था, 12% पर लिया गया ऋण क्या था। तो क्या 12% पर लिया गया ऋण, ऐसे ही हमने एक सवाल किया था पहले, किया था ना 10% वाला, किया था ना, वो क्या एचडी सवाल है, तो ये आपका HW है। इस सवाल को आप करेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि इस सवाल का जवाब आपको नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आप सवाल में देखते हैं तो सवाल आपसे कह रहा है कि एक कंपनी में गौरव और आयुष का कुल वेतन इतना है, अगर गौरव का वेतन 23% और आयुष का वेतन 30% बढ़ता है तो उनका कुल वेतन बढ़कर इतना हो जाएगा, उनके वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। आयुष और गौरव, देखो 30% वाले की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इसलिए 30% को पहले ले लेना। वैसे माइनस वाला भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पहले ले लेना। कंपनी में कौन कौन है, गौरव और आयुष। कुल टोटल पेमेंट कितना है, 47,520। इस पेमेंट को कितना कितना बढ़ता है, बोले जी आयुष का तो बढ़ता है, आयुष का बढ़ता है 30% और गौरव को मिलता है 23%। ये इतना इतना वेतन जो है वो इनको बढ़कर मिलता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 23% को, 23% को क्या मैं 30% और माइनस का 7% लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक्चुअल में आप देखोगे तो आप देखोगे कि भाई ये जो है ना अमाउंट टोटल, वो टोटल अमाउंट है कितना, बोले जी 5928 रुपए है। कितना है, बोले जी 5928 रुपए है। ठीक है, अब 5928 रुपए है
ये नहीं दिख रहा हो तो आपको 5928 रुपए हैं, हिल गया भाई ये 59,928 रुपए है, ठीक है। और एक्चुअल में है कितना, 47,520। ये तो बढ़ी हुई है और ये एक्चुअल में था। लेस करोगे तो 8, 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 5 में से 1, 12,408 रुपए ये एक्चुअल में बढ़ के मिली है उनको सैलरी। तो भाई अगर हम बात करें कि इनके 30% का क्या होगा, तो भाई इसका 30% आप ये देखोगे कि इसके 30% से इनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो केवल 30% की हम बात करें तो 47,520 का 30% आप देखोगे कि 0 से 0, 0 से 0, अब इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 1, 3 7 21 और 1 22, 2 4 3 12 और 2 14, यानी 14,256, 14,256। जबकि एक्चुअल में उसके मतलब बढ़ के मिली कितनी है सैलरी, बोले जी 12,408 ही मिली है बढ़ के तो, और हमारे पास आ कितनी गई 14,256। ये किस वजह से आई, क्योंकि यहाँ गौरव को 7% कम मिली है जबकि हमने 7% ज्यादा लिया उसका। तो ये हटा दीजिए इसको, आप देखोगे कि 14,256 ये लेस करना है। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा, फिर आप देखोगे 2 में से 4 नहीं जाता, एक हासिल लिया, 12 में से 4 गया 8 बच गया, और इधर क्या बच रहा है 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1848 रुपये। ये एक्चुअल में बड़ा किस वजह से है, तो आप कहेंगे जी कि 7%, गौरव के 7% की जो सैलरी इंक्रीजमेंट तो अपने लिया था वो 7% ज़्यादा ले लिया था, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा हो गया है। तो आप देखोगे कि गौरव का 7% यानी 7/100 किसके बराबर है 1848। अगर आप काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर बचा आपके पास 4 44, 7 6 42, फिर 2 बचा 7 चौक 28, यानी 264 आ गया। 264 को आप 100 से गुणा करते हैं तो गौरव का जो पेमेंट आएगा वो आएगा 264 4 और 00, यानी 26,400 रुपये आ जाएगा गौरव का। गौरव का कितना आ जाएगा, बोले जी 26,400। अब 26,400 केवल गौरव का आ गया, तो आयुष का कितना रह जाएगा, तो इसमें से अपन घटा देंगे तो आपके आयुष का आ जाएगा। आयुष का कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0, 0 बच गया, और 2 में से 0 जाएगा 2 बच गया, फिर 5 में से 4 जाएगा, बोले जी 1 बच गया, 7 में से 6 जाएगा फिर 1 बच गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया, यानी 21,120 रुपये तो आयुष को मिलने हैं, और 26,400 रुपये किसको मिलने हैं, गौरव को मिलने हैं। हमसे पूछा कितना है, उन दोनों के वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। काफी कैलकुलेटिव सवाल है, इतना नहीं पूछना चाहिए था। इनका अंतर कितना हो जाएगा, बोले जी 26,400 में से अगर हम 21,120 घटाते हैं तो 0 तो ये बचेगा ही बचेगा, 8 भी बचेगा, फिर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, फिर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5280 रुपये आपके पास आंसर आ जाने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी कैलकुलेशन का सवाल दे भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ उलझाने का तो काम करेगा ही करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम टाइप चेंज करते हैं। टाइप में हम देखेंगे कि फेल और पास वाले क्वेश्चन देखते हैं। फेल पास के क्वेश्चन कैसे देखते हैं, देखिए सवाल उदाहरण से ले लेते हैं कि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 250 अंक मिल गए लेकिन फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी वो फेल हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि उसके पास अगर 38 नंबर और आए होते, इन 250 के अलावा अगर 38 नंबर और आए होते तो वो पास हो जाता। सवाल का इतना सा मतलब है। कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, देखिए 250 अंक उसको मिले हैं, अगर उसके पास 38 अंक और आ जाते तो वो बेचारा पास हो जाता, 288 नंबर आते ही वो पास हो जाता। जबकि उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंकों की कितने अंकों की आवश्यकता है, बोले जी 40%। अब 40% की वैल्यू आप समझते हैं कितनी होती है, 20% की 1/5 होती है, तो 40% कितनी हो जाएगी 2/5, यानी ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। ये क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है। इसमें से आपके पास इतने तो आने ही आने चाहिए, तब जाके आप क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। आपसे पूछा भी क्या है, अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स से पूछा है, हमें इस 5 की वैल्यू निकालनी है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, 5 में से 2 चाहिए, जबकि एक्चुअल में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोले जी 288, उत्तीर्ण हो गया ना। अरे भाई 250 चाहिए थे,
250 तो आ गए और 38 और आ जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, यानी 250 तो आए हैं और 38 और चाहिए थे, यानी 288 में वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए क्या चाहिए, बोले जी 2 यूनिट चाहिए, 5 में से 2 यूनिट चाहिए। अब 2 यूनिट की आपके पास वैल्यू आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 144 आ जाएगी। जबकि हमें तो अधिकतम अंक पूछा है, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 2 की आ गई थी, यहाँ 1 की हमने निकाल ली। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बोले जी 5 की निकालनी है। मैक्सिमम मार्क्स तो यही है, तो 5 से गुणा कर दो, 5 चिपका दो इधर दोनों साइड में। ये 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 तो 22, 2 5 2 7, 720 नंबर चाहिए। 720 नंबर में से उसके ये 720 नंबर का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 720 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल हमसे कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और तो 210 अंक से वो फेल हो जाता है। यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से वो पास हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। देखो, अगर वो 25% ला रहा है, अगर वो 25% नंबर ला रहा है तो भाई 210 अंक कम पड़ रहे हैं उसके पास होने के लिए, सही है, या कह सकते हैं कि वो फेल हो रहा है ऐसी स्थिति में। अगर वो 55% नंबर ला रहा है तो 240 नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं, 240 नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं पास होने से। तो हमें निकालना है कि उत्तीर्ण परसेंटेज क्या होगी। तो आप ये देखोगे कि भाई जो परसेंटेज, उत्तीर्ण परसेंटेज जो होगी ना, आप यहां से समझे कि भाई अगर 25% नंबर ला रहा है तो 210 अंक तो कम पड़ रहे हैं, यानी वो पास नहीं हो रहा। अगर वो 55% नंबर ला रहा है तो 240 नंबर उसके हुए जा रहे हैं, जो कि होने नहीं चाहिए। उसको तो क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए। अब ये है कि यहां तो कम पड़ रहा है और यहां ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पासिंग परसेंटेज इन दोनों के बीच का होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, इन दोनों के बीच का होगा। तो बीच से मतलब ये हो गया कि भाई हम इन दोनों का क्या कर लें, डिफरेंस निकाल दें। तो जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30%। 30% की वैल्यू आ जाएगी 240 माइनस 210, माइनस माइनस प्लस 240 और 210 मिलकर कितना हो जाएगा, बोले जी 450 हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या ये 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगी ना। अरे भाई 0 से 0 कर गया, 3 से अगर भाग देते तो 15 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, बोले जी 15 आ गई। अब अगर हमसे सवाल में ये पूछता है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, तो हम ये कह देते कि बोले मैक्सिमम मार्क्स का मतलब रिजल्ट हमेशा 100 पे निकलता है, तो हम इधर 100% की वैल्यू निकालते हैं, यानी 100 चिपकाते, तो इधर भी हमें 100 चिपकाना होता है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाती, 1500 आ जाती। जबकि हमसे सवाल में ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। अब उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है, आपको पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है, बोले जी 15 अंक, मतलब 1% जो है वो 15 अंकों के बराबर है। 1% जो है वो 15 अंकों के बराबर है। तो क्या हम इस 210 में इस 15 का भाग दे दें तो क्या परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यानी 210 में आप 15 का भाग देते हो तो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, यानी 14% आ जाएगी। तो 25 और 14 मिला के कितने हो गए, बोले जी 39% हो गए। यानी पासिंग मार्क्स कितने चाहिए उसको, 39% चाहिए। लेकिन फिर आप में से कोई ये कहेगा कि नहीं हमें तो ऐसे नहीं करना, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो यहां 55% मार्क्स उसके आ रहे थे, तब उसके 240 नंबर ज्यादा हो रहे थे, तो क्या करें भाई, 1% कितने नंबर के बराबर है, 15 नंबर के, तो यहां अपन इसको घटा देंगे। तो 240 में अगर आप 15 का भाग देते हैं तो 15 एकम 15 और 15 छिकी 90, यानी 16% ज्यादा आ गए। जबकि आने कितने चाहिए थे, 39%। 16% ज्यादा आगे किस में से, 55 में से। 55% तो उसके आए हैं ना, तो 55 में से अगर आप 16 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 39%। तो ओवरऑल आप किसी भी तरीके से निकाल के देख सकते हो, आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 39%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा कि भाई कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। कितने परसेंट ला रहा है, बोले जी 36% ला रहा है, तब जाके वो 32 नंबरों से फेल हो रहा है, 32 अंक कम आ रहे हैं उसके। और यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है, यानी उसके ज्यादा नंबर आ गए भाई, 64 अंक से पास हो जाता है। यहां ये पास हो गया, 64 ज्यादा आ गए इसके। हमसे पूछ रहा गया है कि उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहले किया वैसा का वैसा ये सवाल है।
तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, बोले जी 12% आ जाएगा। 12% आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस फिर माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 64 और 32 जुड़ के कितना हो गया, बोले जी 96 हो गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×8 = 96, यानी 1% जो है 1% में 8 अंक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अगर ये 8 आ गई तो यहां अगर आप इसका भाग देते हो 8 का, तो आप देखोगे कि 4% वैल्यू आ जाएगी आपकी। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 40% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। है कई ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं है, इस 8 का भाग यहां दे दो, कितना आ जाएगा, बोले जी 8। तो 8 ज्यादा हो गई ना, तो इस 48 में से 8 घटा दो, फिर भी कितना ही है, 40%। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात सबके पल्ले पड़ गई होगी, और जिसके नहीं पड़ी है वो कोशिश करें कि वो पल्ले पटक लें, क्योंकि इससे ज्यादा सस्ता और इससे ज्यादा सरल मेथड और कोई मिलेगा नहीं आपको। आ गई बात समझ में? चलो, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से वो फेल हो जाता है, जबकि लेकिन जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। क्या ये कर सकते हैं आप? सेम क्वेश्चन 2-3 हमने कर लिए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HW। ये सवाल आप खुद से करेंगे, इसका आंसर कमेंट में देंगे। अब कह रहा है जी, जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। 30% अंक ला रहा है, ऐसी स्थिति में वो 5 अंक से वो फेल हो जा रहा है, जबकि वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक से वो उत्तीर्ण हो जाता है। यहां तो ये फेल हो रहा है और यहां ये पास हो रहा है। ठीक है, ज्ञात करें अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम अंक और उत्तीर्ण परसेंटेज। क्या दोनों निकाल सकते हैं? हमने दोनों निकाली हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं। सही, 30% जब उसके मार्क्स आ रहे हैं तो वो 5 अंक से फेल हो रहा है, यानी कम पड़ रहे हैं उसके 30%। तो जब उसके 40% मार्क्स आ रहे हैं तो वो 10 नंबर ज्यादा से पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा। पासिंग परसेंटेज तो देखना है कि पासिंग परसेंट आखिर वो कितने परसेंटेज से पास हो सकता है, बस ये देखना है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बोले जी 10% आएगा, और यहां से अगर आप देखते हो तो 15 आ जाएगा। 10 माइनस फिर -5 यानी 10 और 5 15 आ जाएगा। यानी भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले जी 3/2 आ जाएगी। किसी को दिक्कत? अरे भाई 10 इधर आएगा, 15/10 होगा। मैंने इसको किया क्या है, काट दिया 5 से, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/2, 3/2 ये इसकी वैल्यू आ गई 1% की। जब 1% की वैल्यू 3/2 आ गई और आपसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण परसेंटेज, तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि आपको अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक। तो यहां आप देखोगे कि अगर मैं यहां 100% करता हूं, अगर मैं यहां 100% करता हूं तो इधर भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 3/2 गुणा 100 यानी 50 और 5 थी 15, यानी 100% अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो इसमें 150 अंक चाहिए होंगे। अधिकतम अंक कितने चाहिए, 150। और अगर मैं बात करूं कि भाई परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी यानी उत्तीर्ण परसेंटेज क्या होगी, तो देखो 30% तो ये है जो है ही, अगर इसमें 5 और मिल जाते उसको अंक, तो ये उत्तीर्ण हो जाता। अब क्योंकि अंक जो है वो 1% की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो यहां हम देखेंगे कि इसको 3/2 कर देता हूं मैं। 1% की अगर वैल्यू निकालनी है, पासिंग परसेंटेज निकालना है, यानी ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर से अगर मुझे परसेंटेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां जो है वो 3/2 का भाग देना पड़ेगा। 3/2 का जैसे ही मैं भाग दूंगा तो ये 10/3 आ जाएगा। 10/3 आएगा, 10/3 का मतलब क्या हो जाएगा, बोले जी 3 से ही 1/3% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 3 से 1/3% तो उसको और चाहिए, और 30% वो ला चुका, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 से ही 1/3% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप इतना नहीं निकालते आगे वाला तो भी कोई जरूरी नहीं थी, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा, अधिकतम अंक यानी आपने 150 निकाला, तो आपने ऑप्शन पे जैसे ही नजर मारी 150 का एक ही ऑप्शन था, वो आप टिक कर सकते थे, और फिर भी अगर आप दोनों निकाल सकते हैं तो दोनों निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। 30% उसने, गीता ने अंक प्राप्त करे, फिर भी वो 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिल गए। 45% संदीप जो है वो अचीव कर रहा है, तो उसको 25 अंक ज्यादा मिल गए। 25 अंक उसको क्या हो गए,
ज्यादा मिल गए, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले होंगे? देखो भाई, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखते हो, ये तो कम पड़ रहा है, यानी ये तो फेल हुआ जा रहा है, और ये फेल हो रही थी, और ये 25 नंबरों से 25 नंबर ज्यादा से पास हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बोले जी 15% इज इक्वल 25 माइनस फिर -50, यानी टोटल हो गया 75। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले जी 3 आ जाएगी, सॉरी 5 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले जी 5 आ जाएगी। जब 1% की वैल्यू 5 आ गई, हमसे पूछ कितना रहा है? तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले होंगे? 64%। अब 64 से इसको गुणा कर दो भाई, 1% की वैल्यू आ गई, हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 64% की, तो 64 चिपका दो इधर, गुणा कर दो 64, तो ये तो आ जाएगा 64%, और इधर अगर आप 64 से गुणा करते हो तो 4 पंजे 20, 2 6 पंजे 30 और 3 32, 320 नंबर चाहिए उसको। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये चीज समझ में आएगी नहीं? अरे हमने 1% की वैल्यू निकाली, वो कितनी है? 5। हमसे पूछा क्या है? बोले जी 64% की वैल्यू आपको निकाल के देनी है, तो 64 चिपका दिए दोनों तरफ, 64 से गुणा कर दिया, इधर 64% की वैल्यू आ गई, इधर ये 64% के अंक आ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 50% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है? अब देखो यहाँ सवाल अच्छा है, इसने ना तो उत्तीर्ण परसेंटेज पूछे हैं, सॉरी ना तो इसने अधिकतम अंक पूछे हैं, ना इसने पासिंग मार्क्स पूछे हैं, यहां इसने पूछ क्या लिया? उत्तीर्ण अंक। चलो एक सवाल ऐसा भी देखते हैं। देखो 20% की वैल्यू नहीं दे रखी है, बल्कि 20% अंक प्राप्त करता है तो 11 अंक से फेल हो जाता है, यानी 11 अंक उसके कम पड़ गए साहब। 11 अंक क्या हो गए? कम पड़ गए, फेल हो गया। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते, 50% अंक उसने प्राप्त किए होते, तो वो 4 अंकों से 4 अंक ज्यादा से वो पास हो जाता। यहां ये पास हो गया और यहां ये फेल हो गया। बात समझ में गई? इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना? 30% आ जाएगा। 30% की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अरे भाई 4 फिर माइनस 11 यानी 15 हो गया ना। तो भाई 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले जी 1/2 आ जाएगी। सही है, 30 इधर जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30, काट दो इधर, 15 दूना 30, ये 2 इधर चला जाएगा, 1/2, यानी 1% में आधा नंबर आ रहा है। 1% में कितना नंबर आ रहा है? बोले जी आधा नंबर आ रहा है। 1% में आधा नंबर आ रहा है, और परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है। उत्तीर्ण अंक, आपकी बात परसेंटेज नहीं पूछा है, क्या पूछा है? अंक पूछा है। तो इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर दो किसमें? आधे में। तो भाई 10 अंक चाहिए यहां। क्या कितना चाहिए? 10 अंक। 10 और ये 11 कितने हो गए? 21 अंक। अरे भाई 20% है, 20% का मतलब ये हो गया कि 1% में आधा नंबर है, तो इसको आधे से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 10, यानी 10 अंक तो ये हो गए, और 11 अंक उसको पहले से चाहिए थे। 10 और 11 कितने हो गए? 21 अंक चाहिए उसको पास होने के लिए। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। बस इसमें ये देखना था आपको। आगे बात समझ में? चलो, हाँ, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता 40% अंक, तो निम्नतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ऐसा सवाल हमने कर लिया है? जस्ट अभी पहले ही किया है, तो ये आपके लिए HW है। इसको आप सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। नहीं आता है तो फिर आप बताएंगे। आगे बात समझ में? चलो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। इससे ये 2-3 सवाल जो हमने दिए हैं, इनके आंसर जो है वो आप कमेंट में जरूर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।